डियर स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं कुछ पढ़ा पाऊँ। ऑनलाइन पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही थी कि जूम ऐप को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। जूम ऐप में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ बच्चे जिस टाइम पे पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट होना उस वक्त वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इन सबको देखते हुए मैंने मोबाइल से एक टॉपिक को लेकर वीडियो लेक्चर बनाया है और इसको आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जूम में पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि 4 बजे तो 5 बजे फिक्स टाइम पर ही आप इनिशिएट कर पाते हैं, परंतु अब आपको पर्टिकुलर टाइम पर वेट नहीं करना पड़ेगा। बस अब आपको जब आपकी मर्जी हो तब आप बीके जी के YouTube चैनल पे जाइए, चैप्टर को स्टार्ट कीजिए और पूरे चैप्टर को गो थ्रू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर टेकिंग टुडे 10th क्लास एंड 10th क्लास का जो टॉपिक है वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी है। मैं बहुत नॉर्मल वे में पढ़ूंगा, मैं चैप्टर की गहराइयों में नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम्स ये है कि मैं बहुत सारे भी न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा कि अभी आप इनिशियल फेज में आपके बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो हम लोगों ने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आपको बेसिक्स डेवलप करने के लिए चैप्टर बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बाद में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ऑफ 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी। हम इस शब्द को समझेंगे थोड़े से समय के बाद। पहला मेरा टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या चीज है? हम कई बार बोलते बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। अब सब तो वहां पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सुनते हैं, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम उस बात पे भी जाएंगे। पहले हम समझे चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसा दिखता होगा, क्या चार्ज के प्रभाव होंगे। चार्ज छोटा होता होगा, चार्ज बड़ा होता होगा, चार्ज गोल होता होगा, चपटा होता होगा, चार्ज किस शेप में होता होगा, चार्ज क्या चीज है। एनी आइडिया रिगार्डिंग चार्ज? चलिए कोई मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं दिखाई नहीं देते, जैसे कि हीट दिखाई नहीं देती। हीट के प्रभाव होते हैं, हम किसी वस्तु को छूते हैं तब पता चलता है ये गर्म है कि ठंडी है। हीट हमें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार किसी वस्तु पे चार्ज दिखाई नहीं देता है, चार्ज के प्रभाव दिखाई देते हैं। चार्ज दिखाई नहीं देता है, चार्ज के प्रभाव दिखाई देते हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों, हमने चार्ज का प्रभाव नहीं देखा, चार्ज क्या होता है, हम चार्ज को प्रभाव को कैसे जानेंगे? ठीक है, आपने बचपन से प्रैक्टिकल करा हुआ है, सबने करा हुआ, और अधिकांश वीडियो लेक्चर्स में आपको सुनने को मिला होगा कि जब हम कंघी को बालों में रगड़ते हैं, कंघी को कोम को बालों में रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं जनरली? कागज के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। पहले नहीं हो रहे थे, अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही चार्ज का प्रभाव है। जब किसी वस्तु में चार्ज आ जाता है तो वह अपने से हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगती है। आप सिंपल सा काम करें, बलून ले और बलून को बालों में रगड़े, और उस बलून को बालों में रगड़ने के बाद आप दीवार पे टच कर दे, बोर्ड पे टच कर दे, वो चिपक जाएगा। क्यों? पहले बलून नॉर्मली नहीं चिपक रहा था, अब चिपक रहा है। रगड़ने से क्या हुआ? उसमें चार्ज डेवलप हो गया। चलिए बातों बातों में आपको एक चीज समझ में आ गई कि चार्ज बाय फ्रिक्शन डेवलप होता है। चार्ज बाय फ्रिक्शन डेवलप होता है। एक और चीज क्लियर कर दूं, चार्ज ओनली बाय फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता। कई मेथड से चार्ज को डेवलप करने की, उसमें से एक सिंपलेस्ट मेथड 10th क्लास में जो समझाई जा सकती है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम चार्ज कितने टाइप के होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझें। बेसिकली चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल की। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम जनरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज को हम बहुत प्रकार की प्रॉपर्टीज है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अपोजिट है, तो एक को हमने माइनस के दिया और एक को हमने प्लस के दिया। तो इलेक्ट्रॉन पर हमने जो प्रॉपर्टी है उसको नेगेटिव चार्ज कहा, और प्रोटॉन पे जो प्रॉपर्टी उसको हमने पॉजिटिव चार्ज कहा। इज इट क्लियर? और दोनों पे चार्ज बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, परंतु उनका गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर अपोजिट है, इसलिए एक को नेगेटिव कहा, एक को पॉजिटिव कहा। इज इट क्लियर?
तो हमने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज माना है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज माना है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नया वर्ड है कूलम, यस। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। चार्ज की क्या है? एसआई यूनिट। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होगा, अगर हम प्रोटॉन पर लिखने की बात करेंगे तो प्लस का होगा, और अगर हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कौन सी वैल्यू है? ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी खड़ा होगा कि रगड़ने से, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैसे डेवलप हो जाता है। जनरली हर एक वस्तु आप सबने पढ़ी हुई, हर एक ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। ये चौक भी एटम से मिलकर बनी है, और की कंघी भी एटम से मिलकर बनी होगी, स्किन भी एटम से मिलकर बनी है। तो अब हम बात करें हर एक पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम में अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, और इनमें कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कुछ संख्या में निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। वो ध्यान रखें, उसी एटम, उसी मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो लूजली बॉन्डेड है। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं, मेरे हाथ पर देखा जाए स्किन है, यहाँ पर ग्रीन कलर है, अभी मैंने रगड़ा तो क्या आया? 10 पार्टिकल्स आए। ना तो ग्रीन कलर आया ना स्किन पे। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर यहाँ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, यहाँ स्किन स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो केवल वही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जो क्या हो रहे हैं? लूजली बॉन्डेड है। इसी प्रकार हर एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड तो रहते हैं, परंतु कुछ एटमों के लूजली बॉन्डेड होते हैं, कुछ एटमों के स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो जब दो मटेरियलों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले जाते हैं? दूसरे मटेरियल के एटम्स में। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा कि आप एक ग्लास की रॉड ले लें। कौन सी ले लें? ग्लास रॉड ले लिया आपने, और सिल्क का कपड़ा ले। कौन सा कपड़ा लें आप? सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ी तो ग्लास की रॉड के एटम्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस पर आ जाते हैं? सिल्क पे आ जाते हैं। रगड़ने से पहले ग्लास की रॉड न्यूट्रल थी, सिल्क का कपड़ा न्यूट्रल था। ग्लास की रॉड के हर एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, अर्थात इस पर ना तो कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन था ना एक्सेस प्रोटॉन थे, ये पूर्ण रूप से न्यूट्रल था। सिल्क का कपड़ा भी न्यूट्रल था। अब रबिंग से क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर ग्लास रॉड से किस पर आ गए हैं? सिल्क क्लॉथ पर आ गए हैं। तो कुल देखते ही देखते यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के मुकाबले कम हो गई। तो यहाँ मेजॉरिटी अब कही जाएगी तो प्रोटॉनों की हो गई, और यहाँ मेजॉरिटी अब किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की हो गई। मान लीजिए कि यहाँ से आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करकर इधर आ गए, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर माइनस का एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए 10, तो अपने आप इसमें 10 प्रोटॉन बड़े हुए माने जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? इस पर जो चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉनों के बराबर होगा, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है। अब हम इससे ये समझ चुके हैं, अगर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं फ्रिक्शन पर, तो चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा? प्लस माइनस n e। प्लस किस पर? जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, माइनस किस पर? जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? q से। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। क्लियर? नाउ फिर से हमने क्या पढ़ा अभी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु के एटमों से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करके किस पर आ जाते हैं? दूसरे पर। जिस पर आए हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, अर्थात वो नेगेटिवली चार्ज माने जाएंगे, और जिससे निकल गए हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई है, तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन बड़े हुए माने जाएंगे, तो इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो
अगर कोई सिंपल सी भाषा में आपसे पूछ रहा है 10th क्लास में और अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, when we rub the glass rod with silk cloth, the charge develop on the glass rod is known as positive charge. और अगर कोई नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन पूछता तो क्या बोलोगे? When we rub the glass rod with silk cloth, the charge develop on the silk cloth is negative charge. हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो और इसको डेप्थ में डेफिनेशन को ले जाएंगे। तो चार्ज क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। चार्ज दिखता है क्या? नहीं। चार्ज का क्या दिखता है? इफेक्ट दिखते हैं, चार्ज के प्रभाव दिखते हैं, इफेक्ट दिखते हैं हमें। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? Q से। कौन से Q से? या तो स्मॉल q यूज कर सकते हैं या कैपिटल Q यूज कर सकते हो। और चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम चलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। अगर आपसे 10th क्लास की बात करें, प्रॉपर्टीज पे 1 मिनट बाद में जाएंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है आप लोगों की 10th क्लास में कि 1 कूलम का चार्ज डेवलप करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? या तो किसी पर आएंगे या किसी से निकल जाएंगे। तो 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ते हैं? ठीक है, हम देखते हैं। Q बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? प्लस माइनस NT। हम Q हमारा कितना है? 1 कूलम। N की वैल्यू और E की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 90। अगर हम यहाँ से N निकालना चाहें, ये भी कूलम ही यूनिट, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो N की वैल्यू आती है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? अगर ये 10 to the power 2 होता तो लगभग 625 होता, 10 to the power 3 होता तो 6250 के आसपास होता। तो ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि या तो 10 to the power 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 to the power 18 है। तो इट्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना पड़ते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ते हैं? 6.25 into 10 to the power 18। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चार्ज की स्मॉलर यूनिट भी होती है, कूलम के अलावा कई न्यूमेरिकलों में आपको काम में आएगा। एक होगा मिली कूलम और एक वर्ड यूज होगा माइक्रो कूलम। मिली कूलम मतलब क्या होता है आपका? 1 मिली कूलम बराबर कितना होगा? 1 मिली कूलम बराबर 10 to the power -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होगा? 10 to the power -6 कूलम। Is it clear? And these two will be used mostly in numericals। तो हम इसको थोड़ा सा हमारे माइंड में फिट कर लें। कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की। ओके, तो ये हमारा रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज दिया, ज्यादा नहीं दिया। चार्ज के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है? चार्ज की, और इसको हम क्वांटाइजेशन का रूल भी बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको पहले क्लास में पढ़ेंगे और अभी आप भी समझेंगे कि क्वांटाइजेशन का रूल। चार्ज हमेशा किसी वस्तु पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। यहाँ एक कोई इंटीजर नंबर होगा 1 2 3 4 5, ये फ्रैक्शनल नंबर पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर दो वस्तुओं को हमने रब किया तो जो चार्ज, मान लीजिए किसी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज आया तो उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? इसी तरह किसी दो वस्तुओं को रगड़ा हमने, जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ रहे थे, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया था, सिल्क रॉड पर नेगेटिव आया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्लास रॉड पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका मास बढ़ा कि घटा? इसी प्रकार सिल्क पे नेगेटिव आया तो बढ़ा या घटा? ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। पॉजिटिव आना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना। इस अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो अर्थात उसका मास थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए? कम। डेफिनेटली हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मेजर कर पाए, फिर भी अगर हम सोचें हमारे आधार पर कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए उसका मास कम हो जाएगा। और सिर्फ ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आया है अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। क्वांटाइजेशन का नियम क्या कहता है? क्वांटाइजेशन का नियम ये कहता है कि चार्ज किसी भी वस्तु पर इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का।
अब हम सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ध्यान से पढ़ते हैं वाले, ये 12th में भी है सब, ये स्टार्टिंग का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक तो 12th से रिलेटेड है। 12th वाले बच्चे भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी कि चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी वो है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स लगता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए तो भी फोर्स लगेगा, दोनों नेगेटिव है तो भी फोर्स लगेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। सेम टाइप के हुए तो रिपल्सन का, और अपोजिट नेचर के हुए तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इट मींस टू चार्जेस अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज विद एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर इट मींस अगर हमने ये डस्टर है, इस पर हमने 5 कूलम चार्ज दिया, फिर उसके बाद हमने इस पे 10 कूलम चार्ज दिया, फिर इसके ऊपर और 10 कूलम चार्ज दे दिया, ओवरऑल इस पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो जितनी बार हम चार्ज देते जा रहे हैं उन सब का सम कर ले तो इस पे नेट चार्ज पता चल जाएगा। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, जितनी भी बार आप इंडिविजुअल चार्जेस देते जा रहे हो उन सब का सम। ओके, तो ये जो आपका है ये चार्जेस इस प्रकार से आपके ऐड होते जाते हैं। ओके, तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्वांटाइजेशन की बताई है, याद रखें आप क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस AE। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई है, दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या लगता है, फोर्स। और उस फोर्स को निकालने के लिए, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्मूला दिया वो थे कूलॉम। तो साइंटिस्ट कूलॉम ने बताया दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखें तो उनके बीच में फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹, और फिर आपका जो q1 q2 q2 अपॉन r² है। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि मैंने इसको 10th के आधार पे बनाया, 10th क्लास में फॉर्मूला नहीं लिखा हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो है पूरा ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का अपना महत्व होता है, पर मैंने अभी डायरेक्शन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 12th क्लास का है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो था कि टोटल चार्ज कितना होगा किसी वस्तु पे, तो जो हम इंडिविजुअल चार्जेस दे रहे हैं उन सब का सम। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में अगर हम उसकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर लें, मैं सभी प्रॉपर्टीज नहीं जाऊंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे ना तो अपने आप चार्ज प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज है उतना पूरा रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ हम इन प्रॉपर्टीज के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्ज इन टू कंडीशंस। जो हमारा चार्ज है वो दो कंडीशनों में हो सकता है, या तो रेस्ट में या फिर होगा मोशन। नॉर्मली समझ सकते हो कि मैं हूं तो मैं रेस्ट में हो सकता हूं या मोशन में हो सकता हूं। इसी प्रकार कोई चार्ज है तो चार्ज वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या इफेक्ट होंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, क्या क्या उन फोर्सेस के प्रभाव पड़ेंगे, कितनी दूरी तक पड़ेंगे, वो सब इफेक्ट की स्टडी करना जब चार्ज इसमें रेस्ट में, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच इट डील्स विद द चार्ज व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट। और ये 12th क्लास की पहली यूनिट है। वहां पर हम 12th क्लास की पहली यूनिट में यही पढ़ते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसका पूरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। इज इट क्लियर? जब चार्ज मोशन में रहता है तो उस वक्त की स्टडी करने को, उस वक्त के बारे में कैलकुलेशन करने को, उसके प्रभाव को निकालने के लिए हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों चार्ज के बारे में है, एक चार्ज रेस्ट में है, दूसरा चार्ज मोशन में है। और आपको ये भी बता दूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कि 12th क्लास की पहली 2 यूनिट हैं उसमें चार्ज के बारे में ही है। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, पहली यूनिट 12th की वो है। जब चार्ज मोशन में होगा तो उसकी स्टडी करेंगे तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। चलिए, तो हमने कुछ वर्ड्स क्लियर करे हैं, उनकी डेप्थ में हम धीरे-धीरे उतरेंगे। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टॉपिक है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी वर्ड जनरली 10th क्लास के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, पर मैं पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, ये कहने को बहुत दूरी तक रह सकता है, परंतु एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट स्ट्रांगली होता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसके प्रभाव को उस क्षेत्र में किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको चुंबक के बारे में, तो मैग्नेट के बारे में करूं। अगर मैग्नेट रखा हुआ है, उसके पास आलपिन लूंगा, तो आलपिन अगर ज्यादा दूर होगी तो मैग्नेट नहीं खींचेगा, परंतु उसके एक फील्ड होगा, एक एरिया होगा, उस एरिया में अगर वो आलपिन आ गई या कोई आयरन का पीस आ गया तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। अगर उससे बियॉन्ड चले गया तो नहीं करता। इसी प्रकार ये चार्ज है, इस चार्ज का एक एरिया होगा, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, परंतु यहाँ का फोर्स कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई इफेक्ट ज्यादा डाल नहीं पा रहा, कोई काम का नहीं है। तो ये एक एरिया है, इसके अंदर अगर आ गया तो इसके अंदर आने के लिए फोर्स स्ट्रांगली काम कर रहा है, हो सकता है इसको रिपेल करे, धक्का दे, या माइनस का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। नो, डेफिनेटली। तो एक एरिया, एक क्षेत्र, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वो इफेक्ट, वो फील्ड जहां तक उसका प्रभाव रहता है, उस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज up to which the effect of charge can be measured, can be experienced। 10th क्लास के लिए इतना काफी है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चार्ज का प्रभाव आप महसूस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा सकते हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है आपकी, एक वर्ड चालू होगा करंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे वापस भी आएंगे, एक बार बीच में हमको जरूरत पड़ेगी, जब हम पोटेंशियल वर्ड को समझेंगे तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार वापस समझेंगे। अभी हमारा नया टॉपिक है करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिक डेफिनेशन हर टीचर स्टार्टिंग में से करते हैं। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझना, करंट ये एक वायर है। वायर को हम कुछ इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वायर की लंबाई है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जनरली इस प्रकार के वायर है कि ये जो इसका मुंह है, ये जो इसका मुंह है, इसको हम क्या कहेंगे? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कहते हैं? ए। जनरली भाषा में, हमारी भाषा में तार की मोटाई जो होती है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। ज्यादा मोटा है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तार पतला है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो एक ये वायर है, ये मान लीजिए कि कॉपर का है, या आप कंसीडर कर सकते हो एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है। अब आप बोलोगे सर कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर क्यों लिया है? डोंट बी वरी, मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, बस ठीक इसी के बाद समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो वायर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का है। कंडक्टिंग मटेरियल स्पेशली कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करें, इनमें उपस्थित होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक इसके अक्रॉस हम कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में मूवमेंट करते रहते हैं, रैंडमली मूवमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, परंतु इनका मूवमेंट क्या रहता है? कोई पर्टिकुलर दिशा में नहीं होता है। पहला लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा राइट में जा रहा है, तो कोई अप जा रहा है तो कोई डाउन जा रहा है, सब अलग-अलग दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। तो नेट इनकी वेलोसिटी 0 रहती है, कुल मिलाकर इनसे कोई करंट फ्लो नहीं दिखता है। ओके, अगर इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट चालू हो जाए, और कैसे होगी बताएंगे। अगर एक पर्टिकुलर दिशा में अगर ये मूवमेंट करना चालू कर दे तो इन बहते हुए इलेक्ट्रॉनों को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। करंट मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब बोलो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज में डिफरेंस? यस,
अगर आप आगे जाओगे तो सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में भी चार्ज कैरियर दो प्रकार के होते हैं, जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर में कभी। तो यहाँ पर हम केवल क्या कहेंगे कि करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें करंट कितना है यह निकालना है तो करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, करंट I इक्वल टू होता है Q/T, Q/T चार्ज बाय टाइम। करंट मतलब क्या हुआ, यहाँ से डेफिनेशन निकल आती है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए पॉइंट A से B की तरफ अगर आपका 10 कूलम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हो गया, कितने सेकंड में फ्लो हुआ, 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज बह रहा है, तो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 कूलम चार्ज इन 5 सेकंड। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना, मतलब 1 सेकंड में वायर से कितना चार्ज बह रहा है। इज इट क्लियर? करंट निकालने का मीनिंग होता है पर सेकंड, प्रत्येक सेकंड, हर एक सेकंड कितना चार्ज बह रहा है। तो करंट I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कूलम पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, 2 कूलम पर सेकंड। इस वायर से प्रत्येक सेकंड में, हर एक सेकंड में 2-2 कूलम का चार्ज बह रहा है, इसी को हम 2 एंपियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंपियर। 1 एंपियर का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम, 2 एंपियर का मतलब हो गया 2 कूलम पर सेकंड, 3 एंपियर का मतलब हो गया 3 कूलम 1 सेकंड में बह जाता है। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या निकली हमारे पास, एंपियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एंपियर। आपको ये बता दूं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, आप 11th में आओगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ोगे, उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट में एंपियर एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे मास के लिए किलोग्राम होती है, टाइम के लिए सेकंड होती है, ओके। इसी प्रकार अगर हम जानते हैं लेंथ के लिए मीटर होती है, टेम्परेचर के लिए आपने केल्विन सुनी हो, तो उसी प्रकार करंट के लिए क्या है, एंपियर। 5 तो बोल दी मैंने, 2 और है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो 2 कौन सी रह गई है, एक होता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब लाइट की तीव्रता। आप हेलोजन के लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो छोटे बल्ब की कम होती है, तो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूनिट होती है कैंडेला, और एक होती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये चौक है, इसमें कितने एटम्स होंगे कैल्शियम के, अगर ये हमें निकालना है तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना, और उसके लिए यूनिट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखी है, मोल। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली मोल। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो मैं केवल चैप्टर को सीमित नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बियॉन्ड लेके जा रहा हूं कि आपको हर बेसिक नॉलेज को देते हुए चलूं, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड और इस लॉकडाउन पीरियड में कितना बेसिक पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। तो हमने पढ़ा करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। या हम ये कह सकते हैं किसी वायर में हम करंट निकाल रहे हैं, किसी सर्किट में करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पर सेकंड कितना चार्ज बहता है, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है। अब फ्लो क्यों होगा भैया, बहुत बेसिक टॉप कॉन्सेप्ट है, चार्ज क्यों बहेगा। आपने ध्यान से सुना हो, समझा हो कि अभी ठंड के दिन है, हम लोगों को चाय ठंडी करनी है, एक गिलास में लेते हैं और चाय ठंडी करते हैं, तो चाय ठंडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी के अंदर रखते हैं। ठंडा पानी है, इसमें चाय का गिलास रख देते हैं, ये जो चाय भरी हुई है इसकी जो हीट है वो धीरे धीरे किसमें जाती है, आपके पानी में जाती है। तो हीट कब फ्लो होती है, जब क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो। हीट कहाँ जाती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट कहाँ जाती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अगर आप समझे कि जो तपेली है तो उसमें जिसमें पानी भरा है हमने, इसका टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर सेम है, तो क्या हीट इधर से उधर फ्लो होगी, नहीं होगी। हम यहाँ ठंडा पानी इसीलिए लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो। ओके, सो नाउ हम ये पाते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता उतना तेजी से हीट फ्लो होती है। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए छोड़िए, हम वहां नहीं जाते हैं, हम बात कर रहे थे हमारे करंट की। तो करंट में चार्ज का बहना, जैसे यहाँ हीट बह रही थी उसी प्रकार यहाँ चार्ज बह रहा है। तो चार्ज कब बहेगा, जब कुछ डिफरेंस हो। क्या डिफरेंस हो, यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस था, तो हीट फ्लो हो रही थी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, चार्ज बहेगा तो ही हमारा करंट कहलाएगा। तो चार्ज कब बहेगा, जब डिफरेंस, काइंड का डिफरेंस हो।
यस, यहाँ के इस डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के लिए है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ बहता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। माइनस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, बेसिकली वही मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? माइनस से प्लस की ओर, और पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ जाते हैं? प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पे हमारे सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, या ये कहते हैं कि बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करेंगे। कौन मूवमेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो एज पर द साइन कन्वेंशन करंट की दिशा इलेक्ट्रॉनों के मोशन के अपोजिट है। या हम यह मान सकते हैं, मैं 10th क्लास से इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, कि कह रहा हूं करंट की जो डायरेक्शन है वह यह मानी गई है पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या जाता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर होता है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दे, ये मैं इलेक्ट्रॉनों के लिए एरो लगा रहा था, अब मेरे को करंट के लिए एरो लगाना, तो करंट हमेशा कहां बहेगा? प्लस से माइनस की ओर। करंट कैसी यूनिट है? स्केलर, वेक्टर। यस, ऑफ कोर्स आप कहोगे वेक्टर होगी, आप कहोगे, मैं नहीं कहूंगा ना, आप कहोगे कि कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी। पर मेरे हिसाब से वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैं विस्तारों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ, मैं अगर 9th से 10th में आता और मुझे 9th में जो डेफिनेशन रटाई गई है, 9th में जो डेफिनेशन सीखी है, उसमें एक चीज सीखी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उस आधार पर मैं करंट को किस में रख सकता हूँ? वेक्टर में। नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो अब इसको स्केलर में नहीं कहोगे, इसको टेंसर क्वांटिटी कहोगे। तो अभी तार्किक लिए टेंसर नहीं देना है, आप इसको क्या मानोगे? क्या मानोगे? स्केलर मानोगे। आप इसको स्केलर क्यों मानोगे? बच्चा पूछेगा कि सर ये इसमें तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर आपने इसको वेक्टर क्यों नहीं रखा? ये वेक्टर इसलिए नहीं है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर क्वांटिटीज उनको कह रहे हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। आप हायर 11th क्लास में पढ़ोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन प्रकार के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर करंट इन लॉस को फॉलो नहीं करता है, वो केवल स्केलर के आधार पर सम और सबट्रैक्ट होता है। इसलिए हमने उसको किस कैटेगरी में रखा है? अभी स्केलर कैटेगरी में रखा है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 1 एम्पियर किसको कहते हैं? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकंड। ओके, तो मैं लिख सकता हूं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ध्यान रहे कूलम का सी कैपिटल आना चाहिए, एम्पियर का ए कैपिटल आना चाहिए, एम्पियर का ए स्मॉल नहीं होता। मैं इसको और ले जाऊंगा, इस सिंबल्स में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर। वो करंट मेजर करता है, वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। जहां कहीं भी हमको मेजर करना हो उसको बीच में यहाँ पे लगाना होता है, मतलब सीरीज में लगा होता है। और एक और बात बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, नॉर्मली लोअर होता है कि बहुत हायर होता है? तो मैं क्लियर कर दूं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लोअर होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। कई बार आइडियल एमीटर की बात कर पूछ लेते हैं आपसे कि अगर आइडियल एमीटर बनाते हो, थ्योरेटिकली आइडियल एमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपको कहना चाहिए उसका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। तो ये क्या है? आपका बैटरी है। अगर मेरे सर्किट में केवल एक बड़ी एक छोटी लाइन होती तो ये सेल होता, और अगर एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी एक छोटी, ये कई सेलों का कॉम्बिनेशन है, और सेलों के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। इसमें एक और सर्किट में आना चाहिए, ये होगा आपका स्विच। अगर ये बटन यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगाना था, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमने इसमें डॉट लगा दिया, इसका मतलब है सर्किट क्लोज है, मतलब स्विच ऑन है, करंट फ्लो होगा। ये छोटे-छोटे सिंबल्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। ओके, अगर सर्किट में कहीं बल्ब लगा हो तो बल्ब का सिंबल ये रहेगा हमारा, ये एक बल्ब का सिंबल है। एक और चीज
है सिंबल्स की, वो होता है रेजिस्टेंस। अब मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या है, धीरे धीरे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। रेजिस्टेंस, कौन सा टेंस, रेजिस्टेंस। तो हम इस रेजिस्टेंस से बहुत हाथ पे हमको करना है, क्योंकि 100% 10th क्लास में पेपर जो अगले साल आएगा उसमें रेजिस्टेंस से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन ना आ संभव नहीं है। चलिए नाउ तो हम बात कर रहे हैं वंस अगेन हमारे करंट पर, और डेप्थ में जाएंगे करंट पर। उससे पहले थोड़ा सा मैं बीच में टॉपिक डिस्कशन करते करते छोड़ के आया कि मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुछ एक मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं, कुछ एक मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं, कुछ एक मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब वो मटेरियल आप बेसिकली 8th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ा हो, 8th में तो खास तौर से पढ़ते हैं, वह मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध रहते हैं, जिनमें क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध रहते हैं, हम उनको कंडक्टर कहते हैं। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम कम, नहीं के बराबर, लगभग न के बराबर, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, मिनिमम होते हैं, लगभग होते ही नहीं मान के चले, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। तथा वह मटेरियल जिनमें चार्ज कैरियर को आप कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने पे चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर के घटने पे कम हो जाते हैं, इस प्रकार के मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको 3 मटेरियल्स के बारे में बता चुका हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में कार्बन के नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आते हैं, ये बेसिकली हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इनमें डोपिंग करके हम डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, पर मोस्टली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को एज ए प्योर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में सेमीकंडक्टर होता नहीं है। अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आना चालू हो रहे हैं 10th क्लास के, जहां से न्यूमेरिकल बनेंगे। 10th क्लास का जो डेप्थ चालू होगा वो अब स्टार्ट हो रहा है। अब होगा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ओम्स लॉ क्या है। तो हमें सबसे पहले पोटेंशियल समझना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझना है, और ओम्स लॉ समझना है। एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q के चारों ओर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहीं पे बाहर से वर्ड को हम बोलते हैं इंफिनिटी मतलब वह पॉइंट जहां पर इसका प्रभाव नहीं है। इसका प्रभाव नहीं है, इस चार्ज कैपिटल Q का इफेक्ट यहां पर नहीं है, केवल इस सर्कल वाले क्षेत्र में प्रभाव है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, बाहर नहीं है। तो इस पॉइंट से अगर हम मान लीजिए पॉइंट A तक किसी चार्ज Q0 को लाते हैं, डेफिनेटली वी हैव टू डू द वर्क। एंड ये जो चार्ज है ये हमने टेस्ट पर्पस से लिया है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q0 को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट A तक लाए, सो वी हैव टू डू द वर्क। सो नाउ पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालने का मीनिंग होता है कि हाउ मच वी हैव टू डू द वर्क फॉर ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज from infinity to that point. If I want to calculate the potential at point A, it means I have to calculate the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. इसे एक बार रिपीट करूंगा, मैं पॉइंट A पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। पॉइंट A पर पोटेंशियल निकालने का तात्पर्य यह है, मीनिंग यह है कि मुझे किसी 1 कूलम के चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब बात आती है कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट है वो यहीं से बन रही है। आप देखेंगे वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो यूनिट बन गई जूल पर कूलम, पर जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट। पॉइंट A का पोटेंशियल जो है मान लीजिए VA है। अब मान लीजिए आप चार्ज को बहुत क्लोज ला रहे हो Q के, पॉइंट B तक ला रहे हो, तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इट मींस पॉइंट B का पोटेंशियल ज्यादा होगा।
तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। पॉइंट ए पे पोटेंशियल कम है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब हम नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट पे निकालना है तो डेफिनेटली हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं यहां से फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल बी पॉइंट का Vb कहला रहा है, पोटेंशियल A पॉइंट का VA कहला रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, Vb माइनस VA निकालना है। मतलब मैं यह कैलकुलेट करना चाहता हूं कि हाउ मच आई हैव टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहां से कहां ले जा रहा हूं, A से B। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकलेगा, B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में। Potential difference between two points is numerically equal to the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। चलिए इसको एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। इसकी भी यूनिट वही होगी, एक बार समझ लें हम। वर्क है तो जूल, चार्ज है तो कूलम, जूल पर कूलम। जो यूनिट पोटेंशियल की होती है वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। बेसिकली यूनिट क्या होगी, वोल्ट। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। करंट की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोटेंशियल जो VA है वो है आपका 50 वोल्ट। एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है VB वो है आपका 10 वोल्ट। पॉइंट ए का पोटेंशियल मैंने कितना बताया, 50 वोल्ट। पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, मैं VA माइनस VB निकालना चाहता हूं कि VB माइनस VA निकालना चाहता हूं, ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है। मुझे VA माइनस VB निकालना है, मतलब मुझे एक कूलम के चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, B से A ले जाना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, मान लीजिए मेरे पास एक कूलम का नहीं, मेरे पास 5 कूलम का चार्ज है और मैं 5 कूलम के चार्ज को यहां से वहां तक ले जा रहा हूं और मुझे यहां से वहां ले जाने के लिए लगभग 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। कितने जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, 10 जूल का। सॉरी, मुझे यहां पर वर्क डन निकालना है, मुझे यहां पर क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है कि हाउ मच आई हैव टू डू द वर्क डन। तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना होगा आपका, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन चार्ज Q0। वंस अगेन यहां पे रिपीट करना चाहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, VA माइनस VB। जब भी हम यहां VA माइनस VB लिख रहे हैं मतलब हम B से A जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं, तो VB माइनस VA अपॉन Q0। तो वर्क डन निकालना ही है हमें, और चार्ज कितना है हमारा, 5 कूलम का। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, हम यहां से देख लें कितना है, VA कितना है आपका 550 और VB कितना है आपका 10 इक्वल कितना होगा, वर्क डन W अपॉन 5। कितना डिफरेंस आया ये, 40 इक्वल टू वर्क अपॉन कितना आ गया 5। तो कितना करना पड़ेगा, वर्क डन कितने जूल होगा, दैट विल बी 200 जूल। फिर से एक बार क्लियर करो, इस क्वेश्चन में क्या निकालना सिखाया आप लोगों को, वर्क डन। ओके, एक बार मैं अगले न्यूमेरिकल में आपको वर्क दूंगा और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है और चार्ज की वैल्यू दी गई है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे समझते हैं। एक पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल हमारे पास है, दैट विल बी लेट कुछ भी पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं 30 वोल्ट। एक पॉइंट B है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेट वी कंसीडर इट let we know not the value of potential of point B, I have the value of potential of point A and मुझे ये कहा गया है कि point B का पोटेंशियल निकालो। ठीक है, निकालेंगे। एक चार्ज को हम A से B ले जा रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल में B से A ले गया था, अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा बदला, A से B ले जा रहा हूं और ले जाने के लिए जो चार्ज है मेरे पास वो है, चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम और ले जाने में मुझे यहां से वहां ले जाने में मुझे 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या ये कहा जाए कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा,
तो VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इसी डेफिनेशन के आधार पर हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। अब हमें VB नहीं पता है तो हम VB को छोड़ देंगे और VA कितना है मेरा 30 वोल्ट, और हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू वर्क डन कितना करना पड़ा है आपको, हाउ मच वर्क यू हैव टू डू 10 जूल। ओके, कितने चार्ज को ले जाने के लिए, 2 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो VB माइनस 30 वोल्ट इक्वल टू कितना आएगा आपका 5 जूल पर कूलम मतलब वोल्ट। अब इसको इस तरफ ले जाएगा तो VB बराबर कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 35 वोल्ट। हम इस प्रकार से किसी पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के किसी भी क्षेत्र पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करोगे तो उस पॉइंट को पोटेंशियल कितना माना गया है, जीरो। सो नाउ हमने पोटेंशियल पढ़ा, व्हाट इज पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट। पोटेंशियल किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आई थी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इट्स ऐसा यूनिट इज आल्सो वोल्ट। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन अभी तक कर रहे थे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई, दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है, वोल्ट है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या यूजफुल है, कहां इसका उपयोग है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना क्या फायदे का है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है। कुछ याद आ रहा, मैंने पहले भी डिफरेंस की बात करी थी आपसे, वो था टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होती है, कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। इसी प्रकार जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कौन बहेगा, चार्ज बहेगा। तो किसी वायर में, किसी सर्किट में अगर आप चार्ज को फ्लो करना चाहते हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगा सकते हैं। आपने एक सेल देखा होगा, सेल पर एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रहता है। प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल। तो आप सेल लगाते हो मतलब आप क्या अप्लाई कर रहे हो सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो। इसी प्रकार आप जब बैटरी लगाते हो, बैटरी क्या है, सेलों का कॉम्बिनेशन, कई सेलों के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी में एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। कोई बैटरी 6 वोल्ट की होती है, कुछ बैटरी 12 वोल्ट की होती है। 12 वोल्ट की बैटरी मतलब दोनों प्लस और माइनस के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 6 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या हो रहा है, उसके प्लस और माइनस दोनों हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, 6 वोल्ट का है। इज इट क्लियर। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे करंट फ्लो के लिए उतना फायदे की बात है। करंट फ्लो होना मतलब चार्ज का बहना तभी संभव है जब सर्किट में क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं। बैटरी और सेल क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं सर्किट में। तो अब आपको समझ पड़ चुका है कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी और सेल। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस को मापते कितने हैं, इससे पहले तो हम ये भी बात कर लें कि किसी डिवाइस के अक्रॉस, किसी कहीं पे भी बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। जैसे करंट को मेजर करने के लिए अमीटर होता है। ओके, अभी मैंने सर्किट में लगा के बताया था आप लोगों को। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास डिवाइस होती है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो भी हम सर्किट में देखेंगे। ये एक हमारा एक सिंपल सा ले लेता हूँ, बल्ब ले लिया हमने, ये बल्ब है। इस बल्ब के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया और यहाँ सर्किट में हम कहीं करंट मेजर करना चाहते हैं तो हमको क्या लगाना चाहिए, अमीटर लगाना चाहिए। अब ये जो बल्ब है इसके दोनों टर्मिनलों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका एक टर्मिनल में यहाँ मान ले, एक टर्मिनल इस तरफ मान ले, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। वोल्टमीटर हमेशा क्या होता है, जिस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो उसके पैरेलल लगाया जाता है।
अमीटर सर्किट में सीरीज में लगता है जबकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। हाँ, ये जो माइनस है ये बैटरी के वोल्टमीटर के माइनस से कनेक्टेड होगा और इस वाला हिस्सा क्या होता है वोल्टमीटर का बैटरी के प्लस से कनेक्टेड हो गया। इसी प्रकार अमीटर को भी देखें, अमीटर का ये हिस्सा किससे कनेक्टेड होगा प्लस और ये किससे होगा माइनस से। नाउ अब इसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं आई से, और करंट की हमेशा दिशा कहां होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर अर्थात प्लस से माइनस की ओर। परंतु चार्ज किधर रहते हैं माइनस से प्लस की ओर। चार्ज मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और यहाँ पर जनरली सर्किट्स में अपने यहाँ जनरल सर्किट्स में कौन किसका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं माइनस से प्लस की ओर। और करंट की दिशा हमेशा किसके आधार पर मानी गई पॉजिटिव चार्ज वेरिएंट के आधार पे। तो करंट की दिशा किधर जाते हुए दिखाते हैं हम प्लस से माइनस की ओर। वोल्टमीटर कहां लगता है सीरीज में सर्किट के पैरेलल में। वोल्टमीटर कहां लगता है जिस भी कंपोनेंट है उसके पैरेलल में। और अमीटर कहां लगता है सीरीज में। अमीटर का आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। और अगर आइडियल वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो इनफाइनाइट। वोल्टमीटर जनरली अगर हम जो यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस हजारों में होता है, 1000 ओम्स में होता है। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आर है, थोड़ी देर में रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा। तो फिर से एक बार कोई पूछे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो बोलना हाई होता है। लगभग ये मान के चले जनरली 3000 4000 5000 ओम और इससे भी ज्यादा हो सकता है। और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है। चलिए हम एक ओम्स लॉ को पढ़ेंगे फिर हम रेजिस्टेंस पे जा पाएंगे। रेजिस्टेंस क्या है, कौन से फैक्टर है रेजिस्टेंस को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ओम्स लॉ क्या है वो। हमने ये देखा है कि जब भी किसी सर्किट में या हम सर्किट की क्या बात करें, हम हमारे डे टू डे लाइफ की बात करते हैं कि हीट कब फ्लो तेजी से होगी, जितना ज्यादा क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। आप लोगों ने मेरे पहले एग्जांपल को ध्यान से देखा होगा कि अगर आपको चाय को ठंडा करना है, चाय को एक गिलास में भर लिया और उसको ठंडा करना है तो आप जितना ठंडा पानी है उसमें घुमाएंगे गिलास को। आपको गिलास को किसमें घुमाना है ज्यादा ठंडे पानी में। तो उससे क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा हो उतना तेजी से हीट फ्लो होती है। अगर ये गर्मी के दिनों में अपन चाय को गिलास को रख दे तो वो जितनी जल्दी ठंडी नहीं होती और ठंड के दिनों में जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहता है ठंड में, तो उसके कारण हीट फ्लो तेजी से होता है। इसी प्रकार जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से करंट फ्लो होता है। करंट की वैल्यू ज्यादा होती जाती है पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा होने पर। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट तेजी से फ्लो होती है। उसी प्रकार जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी तेजी से करंट फ्लो होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law the potential difference V is directly proportional to I। I क्या है अपना करंट, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भी कहा जा सकता है। तो according to Ohm's law when the physical conditions remain unchanged, when the physical conditions remain unchanged the value of potential difference is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor। आपको मैं यहाँ पर एक चीज आप सबको पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन 9th से पढ़े हुए हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई होता है। तो V इक्वल टू लिखा जाता है आपका R। और ये जो R है इस R को उस कंडक्टिंग मटेरियल जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। ये R क्या है आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसे एक बार मैं ओम्स लॉ को रिपीट कर दूं, ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन को कैसे किया जाता है, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है उस पर भी हम डिस्कशन करते चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता तो क्या लगता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम्स लॉ प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये सब मेरे अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप अगले लेक्चर को ध्यान से सुने तो आपका लगभग 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।